नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। हम सबके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि 50% मांगे जब किसानों की मान ली गई हैं तो 50 मानने में क्या हर्ज है। 4 तारीख को ये मामला आसानी से निपट जाएगा। बहुत सारे लोगों का यही परसेप्शन बना है और इसके पीछे कई कारण हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन असल में कहानी कुछ और भी हो सकती है। हालांकि भगवान करे कहानी कुछ और ना हो, लेकिन असलियत ये है कि अभी हाथी की केवल पूंछ किसानों को मिली है, हाथी अभी मिलना बाकी है। कैसे, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो विषय है वो ये है कि जो निगम के चुनाव में हार है, भाजपा की इतनी बुरी तरीके से जो हार इसमें हुई है, जननायक जनता पार्टी को जिस तरीके से जनता ने नकारा है और कांग्रेस को भी जनता ने गले नहीं लगाया है, इस बात के मायने क्या हैं और ये सब चल क्या रहा है प्रदेश की सियासत में और इसके पीछे क्या राजनीति पक रही है। दोस्तों, कबीर जी का एक दोहा है, हम सब ने बहुत सुना है। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटीस छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी कि निंदक को हमेशा अधिक से अधिक अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो बिना पानी और बिना साबुन हमारे स्वभाव को, हमारे आचरण को निर्मल करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि हरियाणा सहित पूरे देश में निंदा का कोई स्थान राजनीति में अब रह नहीं गया है। आज के दिन निंदक सबसे बड़ा दुश्मन है और निंदा करने का जो दायित्व सबके, जिसके पास सबसे ज़्यादा था, जिसके कंधों पे यह जिम्मेदारी थी कि वो सरकार के स्थायी विपक्ष का दायित्व निभाए, वो मीडिया, जब सरकार उसे झुकने के लिए कहती है तो वो रेंगने लगता है। आपने देखा होगा दोस्तों कैसे राकेश टिकैत को महिला पत्रकारों द्वारा किस तरीके से घेरा जाता है, किस तरीके से बाइट की होड़ लगाई जाती है। आप सबने देखा होगा, बहुत निंदा उसकी देश में हो रही है, लेकिन क्या उन चैनलों पे असर पड़ेगा जो ऐसा करने के लिए उनको मजबूर करते हैं? शायद नहीं, उन पे कोई असर ये नहीं होगा। आज हम इन दोनों विषयों पे चर्चा करेंगे कि किसान आंदोलन में जो हाथी की पूंछ है, क्या उसे अधिकाधिक मान लिया जाना चाहिए या अभी हाथी के निकलने का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, आज की चर्चा में मैं आपको एक पत्र पढ़कर सुनाऊंगा सबसे अंतिम में। वो पत्र भारतीय जनता पार्टी के एक वर्कर का है, उस वर्कर का है जिसने दिन रात भारतीय जनता पार्टी के हित में काम किए हैं, बिना किसी का चेहरा देखे, बिना किसी के सपोर्ट के। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का झंडा महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक पत्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, ओम प्रकाश धनखड़ जी को और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भेजा है। पत्र लिखना कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। पत्रों का जो स्थान है वो भारतीय राजनीति से गायब हो चुका है, करीबन ख़त्म हो चुका है। ये जो पत्र जिसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, हो सकता है ये उन नेताओं तक पहुँचे, हो सकता है ना पहुँचे। पहुँचे तो कौन पढ़े और पढ़े तो निंदा कौन पढ़े। लेकिन जब मैं सोशल मीडिया, ट्विटर को स्क्रॉल कर रहा था तो ये पत्र मेरी नज़र में आया और जब मैं पत्र को मैंने पढ़ा तो मैं हैरान हो गया कि एक आम वर्कर अगर इतना अच्छा सोच पा रहा है तो उसकी पार्टी इतना खराब प्रदर्शन क्यों कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण से वर्कर का ये पत्र जब मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा, आपको यकीन होगा कि ये गलत रास्ते पे हैं और इन्होंने अपने ऐसे वर्करों की आवाज़ सुननी चाहिए
और अगर ये आवाज़ अनसुनी है तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को उठाना पड़ रहा है। मुझे तो लगता है कि ये पत्र फ्रेम करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला जी को भी अपने सामने लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक आई ओपनर पत्र है। लेकिन चूंकि सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए निंदा का कोई स्थान नहीं होता, शायद ये पत्र भी नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसान आंदोलन पे। कल बातचीत बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। नरेंद्र सिंह तोमर भी किसानों के साथ खाना खाते हुए दिखे हैं, बड़ा अच्छा माहौल था। उसके बाद जब मैंने रात को टीवी की जो हेडलाइंस हैं वो देखना शुरू किया तो उस पे आ रहा था कि 50% मांगे मान ली गई हैं, 50% मांगे मान ली गई हैं। एक ज़बरदस्त माहौल एक क्रिएट किया जा रहा था कि सरकार तो झुक गई है, सरकार माफ़ी मांग ली है, सरकार किसानों के साथ तालमेल बना रही है। तो मुझे इस बात को सोचने पे विवश होना पड़ा कि आखिर ये खेल क्या चल रहा है, क्योंकि जब ये जो मीडिया है जिसका अधिकांश वर्ग का किसानों ने बहिष्कार कर रखा है, एकाएक वो एक ही खबर पे कैसे सहमत होते दिख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप किसानों की मांगों पे गौर करें तो जो 50% किसानों की मांगे मानने की बात कही गई है, अगर उसको प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो वो केवल एक छोटा सा हिस्सा है। असली जो पेंच है, असली जो डिमांड है वो ये है कि 3 कृषि कानूनों को समाप्त करवाना। और अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो जो 2 मांगे मानने की बात उन्होंने कही है कि बिजली का मसौदा हम नहीं लेके आएंगे, किसानों पे जुर्माना हम नहीं लगाएंगे, वो तो केवल 10वां हिस्सा भी नहीं है अगर 100% बातचीत को माने तो हिसाब से देखें तो बातचीत हाँ ठीक है कि एक सकारात्मक दिशा में है, लेकिन असली पेश तो कृषि कानूनों पे फंसेगा। और 4 तारीख को वार्ता फेल हो गई तो यही मीडिया फिर ये फैलाएगी कि किसान ही नहीं माने, सरकार तो मान रही थी, सरकार तो उनके साथ बैठकर भी खाना खा रही थी। तो एक सिचुएशन ये हो सकती है कि अंदर खाते किसानों को खलनायक बनाने की तैयारी भी की जा रही हो। भगवान करे ऐसा ना हो, भगवान करे कि ये कयास गलत साबित हो, लेकिन असलियत ये है कि किसान आंदोलन में अभी तक किसानों को हाथी की पूंछ मिलती हुई दिखाई दे रही है। हाथी अभी उनसे बहुत दूर है और जिस तरीके का चक्र चल रहा है, जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, उसको देखते हुए लग रहा है कि वार्ता फेल होने पे इसका खलनायक किसानों को बनाने का एक षड्यंत्र भी रचा जा रहा है, जिसके प्रति किसान नेताओं को सावधान रहने की ज़रूरत है। और केंद्रीय मंत्रियों के साथ सेल्फी वगैरह लेने से बचने की भी ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि देश के लाखों किसानों की उम्मीदें उन पे टिकी हुई हैं। आने वाला वक्त बताएगा। 4 तारीख नया साल किसान सड़क पे मनाने वाले हैं, लेकिन 4 तारीख को क्या होने वाला है ये हम सब के सामने आ जाएगा। लेकिन उससे पहले जो घट रहा है उसके प्रति किसानों को चेतने की ज़रूरत है। दोस्तों, किसान आंदोलन की ही बात करें तो आज अलवर की तरफ से किसानों पे कुछ लाठीचार्ज हुआ है और वह हरियाणा में घुस गए हैं और हरियाणा पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की है। वहाँ पे शाहजहानपुर के आसपास काफ़ी मात्रा में लाठीचार्ज हुआ है और 30-40 किसानों को हिरासत में लिया गया है। किसान जो नेता हैं वो सारी चीज़ों को समझते हैं और वो राजनीतिक जो लोग हैं उनको भी दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। जो हनुमान बेनीवाल हैं, जिनका कल तक भारतीय जनता पार्टी में प्रेम उमड़ा करता था, आजकल वो किसानों के साथ होने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। किसानों ने उनका पंडाल 1 किलोमीटर दूर पर लगवाया हुआ है कि आप अपनी राजनीति करो, आप किसानों के साथ रहो, लेकिन थोड़ा दूर रहो। इस तरह के कदम उठाए जाने बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, हरियाणा में आज 3-4 गतिविधियां हुई और 3-4 गतिविधियों का सीधा संबंध नगर निगम के चुनाव से था। अभय चौटाला जी ने कहा है कि वो 7 जनवरी को 50 ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ टिकरी बॉर्डर पे जाएंगे। ये एक नया उनकी तरफ से घोषणा है
सबसे बड़ी बात, आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हुई है और एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की है। एक तो बात आप तय मान के चलिए दोस्तों कि अगले जो 4-5 साल हैं, उस 4-5 साल में जो किसानों के मुद्दे हैं, जो खेती से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको कोई भी राजनीतिक पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती है। चाहे पार्टी किसी वर्ग विशेष से संबंधित करती हो, चाहे उसकी विचारधारा कुछ भी हो, आने वाले कुछ साल किसानों के नाम रहने वाले हैं। तो ये किसानों के पास अच्छा मौका है कि इनसे कुछ अच्छे काम करवा लिए जाएं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका लब्बो-लुआब ये है कि उन्होंने सरकार पे आरोप लगाया है कि उन्हें राज्यपाल से नहीं मिलने दिया जा रहा और वो विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाना चाहते थे ताकि जो किसानों का समर्थन कर रहे हैं उनकी विधानसभा में भी पोल खुल जाए। इसके साथ ही उन्होंने नगर निगम के चुनाव से संबंधित कहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी 2 ही जगह पे जीत पाई है और उनका जनाधार खिसक गया है। उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी का भी जनाधार खिसक गया है। लेकिन जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि अंबाला और पंचकुला में भी तो कांग्रेस भी तो हारी है, कांग्रेस भी तो केवल सोनीपत में जीती है, तो उन्होंने कहा कि जब मुझे चुनाव प्रचार के लिए वहाँ बुलाया नहीं गया तो मैं क्यों जाऊँ। यानी कि जो कांग्रेस की गुटबाजी है, इस बहाने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी शैलजा को एक किस्म से घेरने की कोशिश की है। और ये जो कांग्रेस को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस के दुश्मन कांग्रेस के नेता खुद बनते हैं, उनकी गुटबाजी बनती है। तो कुमारी शैलजा पे उन्होंने एक तरीके से ये अप्रत्यक्ष रूप से वार किया है कि उनकी वजह से वहाँ पे चुनाव हारे हैं। आने वाले दिनों में ये और तेज होगा क्योंकि जग जाहिर है कि अब उनके साथ बनती नहीं है और ये वक्त की बात है कि वही उनको प्रदेश अध्यक्ष बनने के रूप में खुश थे, क्योंकि तब तंवर उनके राह में से निकल रहा था। अब आने वाले समय में इनके बीच में और तेज होगा ये युद्ध। लेकिन ये असलियत है कि भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी चुनाव में बुरी तरीके से हारी है। केवल 2 जगह पे जीत हुई है, कांग्रेस की 1 जगह पे हुई है। लेकिन इसका ये भी संकेत है, अगर ये बुरी तरीके से आ रहे हैं तो कांग्रेस को भी कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली है। कांग्रेस भी ओवरऑल प्रदेश में कमजोरी हुई है, यानी कि लोगों का जो विश्वास है वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है। रही बात नेताओं का इसकी आड़ लेना कि किसान आंदोलन के चलते वो हार रहे हैं, तो इसका बिल्कुल भी ये बेसलेस बात है, क्योंकि किसान आंदोलन का प्रभाव शहरी क्षेत्रों में उतना बिल्कुल नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव होते तो माना जा सकता था, यहाँ तो सीधा सीधा ये है कि लोगों को इन राजनीतिक दलों पे विश्वास लोगों का उठता जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दोहराया है कि अगर एमएसपी ख़त्म हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये मैंने पहले भी कहा है, ये मैं अब भी कह रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हालांकि इसको लिख कर देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं, लेकिन अगर वो कह रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो इसको आप अपने तरीके से ले सकते हैं। और एक दक्षिणी हरियाणा से एक इनपुट है, पता नहीं आपकी नज़रों में आया है कि नहीं आया है। जो नरेश यादव हैं, मैं समझता हूं कि नरेश यादव को हरियाणा में पानी को लेकर काफ़ी अच्छी समझ है, लेकिन उनके जो राजनीतिक फैसले हैं वो अक्सर गलत होते हैं, इसलिए वो बहुत लंबे समय से राजनीतिक हाशिए पे हैं। इस बार फिर उन्होंने जल अधिकार यात्रा शुरू की है SYL के पानी को लेकर। हालांकि SYL के पानी को लेकर वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि इस बार उनको कितनी सफलता मिलती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि SYL का मुद्दा उठे। अब लोग नरेश यादव जी की बात को कैसे लेते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब बात करते हैं दोस्तों उस पत्र की जिसका शुरुआत में मैंने जिक्र किया था, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, जननायक जनता पार्टी के नेताओं की आंख खोलने वाला है। ये पत्र भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य से कार्यकर्ता हैं, उन्होंने लिखा है। उन कार्यकर्ता का नाम है धनराज बंसल। धनराज बंसल जी ने ये पत्र पोस्ट कर दिया है, ईमेल कर दिया है, सोशल मीडिया पे वायरल है। बहुत सारे लोग इसको नहीं पढ़ पाएंगे, नेताओं के पास तो फुर्सत ही नहीं होती, और सोशल मीडिया का ये जो दौर आया है इसमें हम सब भी
जो ज़मीनी मुद्दे हैं और जो काम की बातें हैं वो अक्सर हमारी निगाहों से गुजर जाती हैं, क्योंकि स्क्रॉल करने में ज़्यादा समय हम लगाते रहते हैं। दोस्तों, ये पत्र मैं पढ़ता हूँ। उन्होंने मोदी जी के नाम ये पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है, आदरणीय मोदी जी, सादर प्रणाम। कल हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम आए हैं और पार्टी की हार से दिल बहुत दुखी है। रात को मैं चैन से सो भी नहीं पाया। भाजपा के लाखों करोड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको पार्टी की हार का दुख होता है और हार पर उस दिन चूल्हा भी नहीं जलता है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा इनकी शब्दावली से कि ये भाजपा के कितने कट्टर समर्थक ये बंदे होंगे। उन्होंने लिखा है कि जहां 1.5 साल पहले प्रदेश की जनता जनार्दन ने भाजपा को प्रचंड वोटों से सभी 10 की 10 सीटों पर जिताया, आज पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले शहरी क्षेत्र में से 7 में से केवल 2 सीटों पर, और वो भी बहुत कम मार्जिन से, भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है। बिल्कुल सच लिखा है इन्होंने। और निंदक नियरे राखिए जो दोहा है, मुझे लगता है कि ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी को, इन कार्यकर्ताओं को पास बुलाकर पूछनी चाहिए। उन्होंने आगे लिखा है कि जहां लोकसभा चुनाव में पिछली बार की 7 सीटों में से आपके करिश्माई जादुई नेतृत्व के कारण सभी 10 लोकसभा सीट जीतने के मात्र 4-5 महीने बाद विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों में से 40 पर सिमट गई थी। बिल्कुल सही बात है, सिमटी है। 47 से 40 पे भाजपा आई है। 75 पार के नारे से अति उत्साहित आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी ही पार्टी के दूसरे नेताओं को हराने की कोशिश की और 8 मंत्री हारे भी। अब हो सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ये बात अतिरेक में कही हो, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता जो किसी पद पे नहीं है इस तरह का बात अगर लिख रहा है, तो निसंदेह उस बात पे विचार किया जाना चाहिए कि क्या ये सारे मंत्री, इनको हराने के पीछे कोई साजिश थी। आगे लिखते हैं, विधानसभा चुनाव में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी का 1 दिन का हरियाणा दौरा, जिसमें 3 जनसभा होनी थी, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कैंसिल की गई, जबकि कुछ मीडिया के साथियों ने 3 दिन पहले बता दिया था कि ये होगा। अगर वे जनसभाएं हो जाती तो कम से कम 2 और अधिक सीटें पार्टी जीतती। आपको याद होगा अमित शाह जी का दौरा था, कैंसिल हुआ और उसकी जगह उनकी वजह से कहा जा रहा है कि अगर वो आते तो शायद पार्टी 2 सीटें और जीत जाती। ये एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं। उनका कहना है कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद केवल 6 सीटों की कमी थी। देखिए, अगर नेता सोचते हों कि वो सत्ता में बैठे हैं लेकिन दिमाग केवल उन्हीं के पास है, तो गलतफहमी है। एक आम कार्यकर्ता के दिमाग में क्या चल रहा है और वो कितना समझदार है, इस पत्र से अंदाज़ा लगाइए। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद केवल 6 सीटों की कमी थी और 7 निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे। उनके सहारे सरकार बनाई जा सकती थी। यानी कि आम भाजपा का कार्यकर्ता आज ये सोचने के लिए विवश है कि सरकार बनाने के लिए जननायक जनता पार्टी का सहारा क्यों लिया गया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं में ऐसा चल रहा है। उन्होंने कहा है कि फिर जैसे हुड्डा जी ने 2019 में सरकार बनाई थी, वैसे ही जजपा के उन लोगों की घर वापसी हो सकती थी। ये पूरे जजपा के जो विधायक हैं उनका दल बदल कराने की बात धनराज बंसल जी कर रहे हैं इसमें। जो टिकट ना मिलने कारण पार्टी छोड़ गए थे, लेकिन पार्टी एक बार फिर मीडिया के दबाव में आई और गोपाल कांडा का साथ ना लेकर उस परिवार के साथ मिलकर सरकार बनाई जिनके मुखिया बाप दादा भ्रष्टाचार के संगीन मामलों में जेल जा चुके हैं, जेल में हैं। अगर जनता ने गोपाल कांडा को विधायक बना दिया था तो पार्टी के लिए अछूता नहीं होना चाहिए था। यानी कि आज भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता ये महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जननायक जनता पार्टी के साथ सरकार बनाकर एक ऐतिहासिक भूल की है।
उन्होंने लिखा है कि रामविलास शर्मा जी जैसे अनुभवी और संगठन के कई बार सेनापति रहे नेताओं को आज दरकिनार किया जा रहा है और उनकी ही तरह पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी की रणनीति के कारण ही रेवाड़ी और पंचकुला के चुनाव जीते हैं। भाजपा 2 ही चुनाव नगर निगमों में जीत पाई है। रेवाड़ी जिसके इंचार्ज रामविलास शर्मा जी थे, पंचकुला जिसके इंचार्ज कैप्टन अभिमन्यु जी थे, और ये दोनों ही नेता आज पार्टी में हाशिए पे हैं। कार्यकर्ता ने इसकी तरफ ही इशारा किया है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में प्रदेश में ये धारणा परसेप्शन बन चुकी है कि उनसे अधिक जातिवादी मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ है प्रदेश में। दोस्तों, बहुत गंभीर आरोप है। अगर ये कार्यकर्ता एक दूसरी जाति से जो हरियाणा में बहुसंख्यक है उससे संबंध रखती तो मैं ये भी सोच सकते हैं हम कि उनके बारे में धारणा ऐसी बन गई। लेकिन ये धनराज बंसल जी हैं, आप सरनेम की तरफ ध्यान दें इनका। उन्होंने लिखा है कि बहुत गंभीर बात कही है, बहुत बड़ी निंदा है ये एक मुख्यमंत्री जी के, ये बहुत गहरी और गंभीर निंदा है। लेकिन कबीर जी ने भी कहा है निंदक नियरे राखिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को धनराज बंसल जी जैसे निंदक अपने पास रखने चाहिए। उन्होंने लिखा है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में अगर योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम नहीं किया होता तो 4 सीटों पर आ चुके होते। अच्छे काम को ये सराह रहे हैं। अब एक बार फिर से हरियाणा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2014 से भी बदतर हालत पर पहुंच गया है। 3rd रैंक से 16वें रैंक पर, 2014 से 2019 के बीच 14 रैंक से 3रे रैंक पर पहुंचा था। पिछले कुछ महीनों में प्रदेश सरकार द्वारा कुछ बहुत गलत फैसले लिए गए हैं जिनका व्यापक विरोध हुआ है। अब आंखें खोल रहा है ये सरकार की, जैसे कि पंजाब के किसानों को आने से रोकना, रास्ते बंद करवाने पर लाठीचार्ज करना, आंसू गैस और पानी की बौछारें की जितनी निंदा की जाए कम रहा है। प्रदेश का इतिहास रहा है कि जिस किसी सरकार ने किसानों से गलत पंगा लिया, टकराव लिया, वो फिर नहीं बनी है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS डिग्री के 40 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाना, गांव में बिजली पर 2% पंचायत टैक्स लगाना, ऐसा लगता है कि सरकार का जनता से कनेक्शन खत्म हो गया है और अधिकारी ही सारे गलत फैसले ले रहे हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पे है। CM विंडो जैसी अच्छी शुरुआत भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही है। सोचना चाहिए, विचार करने लायक सारी बातें हैं। प्रदेश में सरकार द्वारा किए हर अच्छे काम का श्रेय सहयोगी दल ले जा रहा है। कार्यकर्ता मायूस है। भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता ये लिख रहा है कि हर अच्छे काम का श्रेय जननायक जनता पार्टी ले जाती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मायूस हैं। बड़ौदा उपचुनाव के बाद प्रदेश की जनता ने शहरी चुनाव में पार्टी को संभलने सुधरने की चेतावनी दी है। अब पंचायत चुनाव भी 1-2 महीने में होने हैं। ऐसे में ये चुनाव पार्टी निशान पर ना लड़ें तो ही बेहतर होगा। आपसे निवेदन है कि अन्नदाता किसानों की मांगों को मानते हुए उनका आंदोलन समाप्त करवाया जाए और काबिल व्यापक जनाधार वाले नेता जैसे राव इंद्रजीत सिंह, रामविलास शर्मा जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, कविता जैन जी, राजीव जैन जी आदि लोगों को जिन्होंने धरातल पे काम किया है प्रदेश की राजनीति में अहम रोल देकर सक्रिय करें ताकि अगली बार भी पार्टी 10 लोकसभा सीटों पर विजयी हों और विधानसभा चुनाव में 75 पार के नारे को सच में बदलने में कामयाब हो। धन्यवाद। धनराज बंसल, भाजपा कार्यकर्ता। दोस्तों, जब एक पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता इस तरह की बातें करने लग जाएं, अगर ये पत्र कोई पढ़े, सचमुच में ये बहुत कड़ी निंदा है। ये एक सच्चे निंदक हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इस निंदक की बात सुने तो अपने आप में सुधार कर सकती है और यह आई ओपनर वाला है। जहाँ तक जननायक जनता पार्टी की बात है, कल भी मैंने कहा था कि उनका तो राम ही रखवाला है। आप सोच के देखिए दोस्तों कि अभी पिछले दिनों एक पन्ना लाल नाम के कॉन्ट्रैक्ट पर लगे चालक की नौकरी चली गई, उनको बर्खास्त कर दिया गया। उस बंदे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने 1-2 टिप्पणियां जननायक जनता पार्टी के बारे में की थी, वो भी
स्टाइल, एक व्यंग्य केवल था। लेकिन अगर आप उस बंदे की सोशल मीडिया प्रोफाइल को खंगालेंगे तो उसने भारतीय जनता पार्टी के कामों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों की तारीफ करने के अलावा कोई काम ही नहीं करता था वो सोशल मीडिया पे। और ऐसे बंदे की नौकरी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बचा सके हैं तो आम कार्यकर्ता कैसा महसूस करता होगा उनका। दोस्तों, मुझे पता है कि इन पत्रों का और आम कार्यकर्ता की बातचीत का बड़े नेताओं पे असर ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि जब इंसान सत्ता में बैठा होता है तो उसके इर्द गिर्द, चाहे वो कोई भी नेता हो, आप कल भालू जीते थे इंदुराज नारवाल जी बड़ौदा से, अगर आप उनके रहन सहन को देखें, 1 महीने पुरानी उनकी वीडियो निकालें और आज निकालें तो उनके चेहरे का नूर ही बदल गया है। उनके कपड़े, उनका गेटअप, सब कुछ बदल गया है। इसके पीछे कारण यह है कि जो ही आप एक साधारण व्यक्ति को भी राजनीति में लाते हैं, उसके तेवर कलेवर इस सिस्टम में आते ही बदलने लगते हैं। तो जो लोग मुख्यमंत्री और मंत्री और उप मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके तो आप गुरूर और स्टेटस का अंदाज़ा आसानी से लगा ही सकते हैं। उनको निंदा पसंद नहीं होती है। लेकिन अगर राजनीति में लंबा चलना है तो निंदा सुननी होगी, निंदकों को पास रखना होगा। और जो मीडिया है, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, वो सरकार के स्थायी विपक्ष होते हैं। उनको सरकार के आई ओपनर का काम करना चाहिए। हालांकि संगठन का काम इनके कार्यकर्ता संभालेंगे, ये पत्र संभालेंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि अब प्रदेश में कुछ अच्छे कामों की एक लंबी श्रृंखला इस सरकार को शुरू करनी चाहिए, क्योंकि बातों से पेट किसी का भरता नहीं है। अगर इनको फिर से सत्ता में लौटना है, अगर लोगों का विश्वास जीतना है, शहरों में ये लोगों ने इनको आईना दिखाया है, गाँव में लोगों ने इनको आईना दिखाया है, तो अब वक्त है कि ये सत्ता के जो मज़े हैं उसको छोड़कर अपने वादों को निभाएं, चुनावी घोषणा पत्र को खोलें, खंगालें और जो वादे उन्होंने जनता से कर रखे हैं उनको पूरा करने का वक्त आ गया है। दोस्तों, आप भी अपने कमेंट ज़रूर लिखें, अपने विचार साझा किया करें। हरिभूमि टीवी पर अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हम 8 बजे यूं ही देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार।